बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। दो बड़ी खबरें हैं, खबरें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन दो बड़ी खबरें हैं। तो कश्मीर के हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहे। पूरा का पूरा कश्मीर बंद था जब हड़ताल की कॉल की गई जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। ये मामला कैसे शुरू हुआ, इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको भी बताता हूँ। इसके अलावा अमीन गंडापुर ने बड़ी क्लियर बातें की हैं वफाक के साथ, और वो अपने मुतालबात को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। उसके अंदर क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे, बतौर सियासी जमात वो एक्टिविटीज नहीं कर सकेगी। क्या ये हो सकता है और कैसे हो सकता है, और इसके रास्ते में रुकावट क्या होगी, इस पे भी बात करेंगे। और चीज़ें भी हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा कश्मीर वाला मामला, क्योंकि ये पेंडिंग है, काफ़ी दिनों से इस पर बात नहीं हो रही। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले एक बड़ी खबर है वो मैं आपको सुना दूं, और वो एक अच्छी खबर है। फ़लस्तीन के हवाले से अव्वल तो खबरें बहुत बुरी आ रही हैं। गुज़िश्ता एक साल से लगभग जितनी वहाँ पे कत्लो गारत गिरी हुई है, जितनी तबाही वहाँ पे फैली है, गज़ा को जो है वो मलबे के एक ढेर में बदल दिया है इसराइल ने बमबारी कर करके, और मासूम बच्चों की शहादतें हैं। और ऐसे लोग जो पनाह गुज़ीन हैं, जो पनाह लेकर मौजूद हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनके ऊपर भी अटैक होता है, अस्पतालों के ऊपर भी अटैक होता है, और लगातार सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। तो वहाँ एक खबर है हमारे पास, और वो ये है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की जो करारदाद है उसे कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद के लिए वोटिंग हुई। जुमे के दिन होने वाली वोटिंग में 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 9 ममालिक ने उसकी मुखालफत में वोट दिया, जबकि 25 ममालिक ने वोट नहीं दिया। अमेरिका की जानिब से करारदाद की न सिर्फ मंजूरी की मजम्मत की गई, बल्कि उन्होंने मुखालफत में वोट किया और उन्होंने इसकी मुखालफत भी कर दी है। बहरहाल ये मामला जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट है फ़लस्तीन के हवाले से कि इतनी बड़ी तादाद में ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं और फ़लस्तीनी रियासत का एक हक तस्लीम कर रहे हैं। मुसलमानों को पूरे जोर के साथ इस मामले में, खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनको पूरे जोर के साथ इस मसले को उठाना चाहिए और इसके लिए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाना चाहिए। अब आ जाए जो कश्मीर में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे शुरू हुआ, इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आगाज होता है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है। इमरान खान साहब की हुकूमत, अव्वल तो एक तो पहले उन्होंने वज़ीर आज़म बनाए नियाज़ी साहब, उनको तब्दील किया गया, फिर तनवीर इलियास साहब बने, 9 महीने के बाद फिर उनको भी तब्दील कर दिया गया, और फिर एक बहुत ताकतवर शख्सियत जो है वो वहां पे चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म बना दिया गया आज़ाद कश्मीर का। अब जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं उसके बाद से हालात आज़ाद कश्मीर के ठीक नहीं है। वहां के लोगों के कुछ मुतालबात हैं जो वो 1 साल से कर रहे हैं। पिछले 9 महीनों से लोगों ने बिल जमा नहीं करवाए आज़ाद कश्मीर में, और उसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूं, और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें आप ये देख लें कि 8 अगस्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रिहायशियों ने, या आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों ने, वहां जो 10 अजला है उन्होंने बिजली के बिलों का बाइकआउट कर रखा है। बिजली के बिलों के बाइकआउट की वजह से अब तक जो घरेलू सार्फिन है उनकी मद में 3 अरब 25 करोड़ रुपए का बिल जमा हो गया, जबकि 1 अरब 8 करोड़ रुपए कमर्शियल बिलों के वाजिबात अभी तक अदा नहीं किए गए। तो ये बड़े ठीक ठाक पैसे हैं जो वहां पे जमा हो गए हैं, और ये एक अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके कुछ मुतालबात नहीं है। देखिए पहले ये कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां थी वो कर रही थी, फिर जो अपोजिशन पार्टियां वो इसमें शामिल हुई, फिर वहां की सिविल सोसाइटी, वुकला, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए, आम लोग, किसान शामिल हो गए, मुख्तलिफ यूनियन इसके अंदर शामिल हो गई। तो फिर एक ये बड़ी अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन गई। अब इसके जो मुतालबात है वो क्या है, देखिए शुरू बात हुई थी 2 चीजों से। एक बिजली की कीमत से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बिजली हमारे पास यहां से जो पानी जाता है, हमारे एरिया में बिजली प्रोड्यूस की जाती है आजाद कश्मीर में, तो हमें उसी कीमत पर बिजली दी जाए जिस कीमत पे वो बिजली यहां पे बनती है। पहले ये होता था कि बिजली उसी कीमत पे उनको मिलती थी, थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो आजाद कश्मीर की हुकूमत लगा देती थी बिजली पे। अब वहां पे जो पाकिस्तानी टैक्सेस है उनका नफाज कर दिया गया है, यानी उनके लिए भी बिजली बहुत महंगी हो गई है। सब्सिडी आटे के ऊपर और बिजली के ऊपर खत्म की गई, जहां से इस एहतजाज का आगाज हुआ था। 1 साल से यह मामला चल रहा है। हुकूमत ने कई मरतबा उनके मुतालबात को तस्लीम किया, लेकिन मुतालबात को तस्लीम तो किया, अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। उनको बिजली के बिल उसी तरह आ रहे थे, और उनको गंदम पे सब्सिडी भी नहीं मिल रही थी, आटे पे। अब वो ये कहते हैं कि बिजली की पैदावारी लागत पर फराहमी, जितने की बिजली आप बना रहे हैं उतने में ही आप आजाद कश्मीर को दें, क्योंकि बिजली हमारे इलाके से बनकर आ रही है, वो ये कहते हैं। इसी तरह का मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी है। आटे पे वो सब्सिडी मांग रहे हैं, और कश्मीर बैंक की शेड्यूलिंग का वो तकाजा कर रहे हैं। साथ में वो कहते हैं तलबा यूनियन को बहाल किया जाए आज़ाद कश्मीर में, बल्दियाती नुमाइंदगान का फंड जो है उसको जारी किया जाए। फिर जो मोबाइल सेलुलर कंपनियों में सर्विस और पीटीए के मामला, ये कश्मीर में ऐसा है कि कई जगहों पे सर्विस बंद कर दी जाती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी किया जाता है, और वहां पे सारी सेलुलर कंपनीज को कश्मीर के तमाम इलाकों में एक्सेस भी नहीं है। तो उसमें भी उनका ये है कि हमें ये एक्सेस दी जाए, और यहां पे भी इंटरनेट उसी तरह होना चाहिए जैसे बाकी शहरों में पाकिस्तान में होता है। फिर एक ब्रिज है रठुआ हरियाम ब्रिज, उसकी पुल है, उसकी तामीर का मुतालबा वो बार बार करते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं हमारी जो अशराफिया है
उसकी मुराद खत्म की जाए। ये भी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां ली हैं उन्होंने। आजाद कश्मीर से एक इश्तिहार भी आया हुआ था, करोड़ों रुपए की गाड़ी जो है, 20 करोड़ से जायद की गाड़ी, उसका एक इश्तिहार आया हुआ था कि जी ऐसी गाड़ी हमें चाहिए, वो अपने खरीदनी है, मर्सिडीज। तो उनके शौक ही पूरे नहीं हो रहे, तो इन चीजों के वो खिलाफ है और वो कह रहे हैं इनको बंद किया जाए। अच्छा, मंगला डैम की जो बिजली की पैदावारी लागत है वो तकरीबन 3 रुपए के लगभग है, जिसमें आजाद कश्मीर हुकूमत 10 रुपए टैक्स लगाती है। तो इस तरह उनको एक बिजली पहले मिलती थी, लेकिन अब हुकूमत ने बाकी सारे टैक्स भी लगा दिए हैं और उसकी वजह से लोग बिफरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं जी हम इतने टैक्सेस नहीं दे सकते, इतनी महंगी बिजली हम नहीं दे सकते। अब जो टोटल वहां पे पुलिस है उसकी तादाद है 8,000। आजाद कश्मीर बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, उसका रकबा बहुत बड़ा है। तो 8,000 की नफरी पुलिस की, जिनमें से 2,000 तो वीवीआईपी की ड्यूटी के ऊपर है, सिक्योरिटीज की ड्यूटी के ऊपर है 2,000, बाकी रह गए 6,000। तो ये पूरे आजाद कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है, और खासतौर पर जब एहतजाज वाली सूरत हाल हो तो ऐसी सूरत हाल में ये लोग काफी नहीं होते। तो इसलिए आप देख रहे हैं बार बार पुलिस को मार पड़ रही है, जगह जगह पे टॉर्चर हो रहा है, पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं लोग। और हम देखते हैं कि पहले पुलिस लोगों को भगाती है, फिर 5 मिनट के बाद वहीं पे हम देखते हैं कि लोग पुलिस को भगा देते हैं और पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। तो आजाद कश्मीर में गम गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब एक मजबूरी और है पाकिस्तान की कि वहां पे एफसी को और जो पंजाब कांस्टेबलरी है उसको वहां पे तैनात नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ किया है मुबैना तौर पे, लेकिन किया नहीं जा सकता क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसा स्टेटस मौजूद है कि आप ये नहीं कर सकते। तो यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतनादे इलाके में, अब वो इसको मुतनादे कहते हैं, हम ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर है और पाकिस्तान का हिस्सा आज़ाद कश्मीर है। लेकिन इसी तरह इंडिया जो है वो वहां पे मकबूजा कश्मीर, हम उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो मकबूजा कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। बहरहाल अब ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एक चीज़ है। अच्छा, पुलिस की जो तादाद है वो वहां नाकाफी है और जो रकबा है वो 4,471 मुरब्बा मील है। अब इतने बड़े रकबे पे 8,000 पुलिस वाले और उनमें से भी 6,000 सिर्फ ड्यूटी कर पाए, तो ये मुमकिन नहीं रहता कि वो मामला को संभाले। ये मामला खराब हुआ जब चौधरी अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने जब लोगों को ब्लैकमेलर कहा और उनके बारे में बदज़बानी की तो उस पर लोग बिगड़ गए। और अब जो मुतालबा जोर पकड़ रहा है वो ये मुतालबा है कि वजीर आजम भी वहां का इस्तीफा दे और वो अपने घर जाए। 2 वजीर आजम पहले तब्दील हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इस मसले का एक सियासी हल निकलना चाहिए, तमाम फ्री कैन को बिठाकर कोई सियासी हल निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रेशर IMF की तरफ से भी है कि सब्सिडीज खत्म की जाए, बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है, ये बड़ा टफ इशू है और आने वाले दिनों में इसको ताकत के जरिए हल करेंगे तो फिर ये मुस्तकिल तौर पे हल नहीं होगा। मुस्तकिल हल जो है वो टेबल के ऊपर ही होगा। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है आने वाले दिनों में और वो अपनी तकरीबात नहीं कर सकेंगे। तो क्या ये मुमकिन है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो एक एक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, इसके मुताबिक किसी पार्टी को डिसॉल्व किया जा सकता है और इसका आर्टिकल 15 है जो ये बताता है कि किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को आप डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है और गवर्नमेंट का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। वजीर आजम और काबीना मिलकर बैठे और बैठकर फैसला करें कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये 2021 अप्रैल में भी हुआ था। अप्रैल 2021 में तहरीक लब्बैक के खिलाफ हुआ था, लेकिन काम चला नहीं था। उससे पहले भी एक पार्टी थी पाकिस्तान में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, 1954 में इसके ऊपर भी बैन लगा था। लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में अब तरीकाकार है ना, वो बड़ा मुश्किल है। यानी अगर तो हुकूमत ये फैसला करेगी तो वजीर आजम और काबीना वो सारे मिलकर बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए और उसके रीजन उसके अंदर बताएंगे कि ये वजूहात हैं जिन बिना पे हम इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर, यानी ये जो आर्टिकल है 15, उसका 1, 2, 3, ये 3 क्लॉजेज हैं जो ये बताती हैं और वो ये कहती हैं कि जनाब उसके 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करना पड़ेगा हुकूमत को और वहां पे साबित करना पड़ेगा कि जो वजूहात बताई गई हैं जिस बिना पर इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया गया है वो दुरुस्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको मान ले तो पार्टी खत्म, और अगर ना माने तो फिर पार्टी मौजूद रहेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी को ही खत्म कर दिया जाए? ये मामला अदालत में जाकर रिवर्स हो जाएगा और बहुत बड़ी आलमी रुसवाई होगी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। तो अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला चलेगा नहीं, ठहरेगा नहीं और आलमी रुसवाई अलग होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो जब छीना जाएगा तो फिर अदलिया को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक भड़क मारी है और अगर किसी तरह इन्होंने खबरें तवज्जो हटाने के लिए, मिसाल के तौर पे बजट आ रहा है, राणा सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि जनाब बजट के ऊपर डिस्कशन ना हो, हमने तो गरीब की कमर तोड़नी है, तो उस वक्त पीटीआई को बैन कर दें। तो 15 दिन गुजर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर सकेंगे, वो वापस आ जाएगी, पीटीआई के लोग खुशियां मनाएंगे, भाई पार्टी वापस रिवाइव हो गई है और बजट के ऊपर डिबेट नहीं होगी। तो इस तरह की एक डाइवर्जन लगाने की कोशिश तो की जा सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल नहीं खाया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत मुश्किल है और ये मुमकिन भी दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूं। उम्मीदवार है कौमी असेंबली के हल्के NA 148 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक, यहां से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके मुकाबले में। तो उनके बच्चे पहले ही सारे पहुंच गए हैं सूबाई और कौमी असेंबली में। खानदान का कोई बंदा रह ना जाए जो ना पहुंचे असेंबली में।
तो एक और बच्चा उनका इलेक्शन लड़ रहा है, बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक महे, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। अब एक ऐसी स्ट्रेटजी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह नजर आ रहा है कि इस वक्त इनकी मकबूलियत ज्यादा है तहरीक इंसाफ की, और एक अकेला इलेक्शन अब इसके अंदर कितनी की धांधली कर लेंगे। तो इलेक्शन तो उन्होंने जीतना तो वैसे ही जीतना पड़ेगा जो मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का फार्मूला है कि हर चीज दबा लो, डरा लो, धमका लो, लोगों को घरों से ना निकलने दो, धौंस धांधली धमकी, फॉर्म 45 फॉर्म 47 करके इलेक्शन निकाल दो। अगर वो ऐसे निकालें तो एक अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इसमें जो है वो गुनाहगार हो जाएगी फिर पक्की पक्की। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक महे, ये जनाब इनका एक पोस्टर शाया किया गया प्रोपेगेंडा करने के लिए जिसपे नवाज शरीफ की फोटो छाप दी गई। अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुखालिफिन ये जानते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पोस्टर पे नवाज शरीफ की फोटो छप गई, इमरान खान की एक तरफ छापी हुई, एक तरफ नवाज शरीफ की छाप दी और बाजारों में लगवा दी, तो उनको यह पता है कि क्योंकि नवाज शरीफ से लोग नफरत करते हैं तो इस रिएक्शन में इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं डालेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मैदान में आकर कहा कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पोस्टर मेरे मुखालिफिन ने छपवाया है और छपवाने के बाद उन्होंने लगवाया है, और लगवा के जो है वो नवाज शरीफ की बदनामी और उनकी गैर मकबूलियत को मेरे इलेक्शन को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक वक्त था कि नवाज शरीफ की फोटो लगाकर लोग वोट मांगा करते थे, अब वो वक्त है कि लोग नवाज शरीफ की फोटो इसलिए लगा रहे हैं दूसरे आदमी के बैनर पे कि इसको वोट ना पड़े, लोग इसके खिलाफ हो जाए। अंदाजा कर लें मियां साहब आपने अपने आप को कहां पहुंचा दिया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अली अमीन गंडापुर का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा मेरे सूबे के अवाम को चोर ना कहे, ऐसी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो ये बता रहे हैं जनाब हमारी तरजीहात है, हमने अमनो अमान लेकर आना है, हमारे लोग बहुत परेशान हैं, फाटा के मर्जर के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग दहशतगर्दी के मारे हुए हैं, वो बिजली के बिल बाज़ नहीं दे पाते, तो आप बहुत ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ पैसा देना है वफाक का, तो जो पैसा हमने वफाक से लेना है वो उसमें से आप काट लें। यानी 450 अरब से ज्यादा वापडा का खजाना है, 110 अरब जो है वो हमारे जिम्मे है। हुकूमत ने हमारे पहले ही बहुत पैसे देने को 1510 अरब आपने हमारे देने, आप अपने 110 अरब काट ले, हमें 1400 अरब दे दें, लेकिन मेरे लोगों को चोर ना कहें आप। मैं अपने लोगों को एतमाद में लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता मीटर लगवाऊंगा, सिस्टम को ठीक करूंगा, एकदम अपने लोगों पे बोझ नहीं डाल सकता। लोगों ने दहशतगर्दी में मार खाई हुई है, ये लोग बहुत सारी लड़ाइयां लड़के अब इनकी कमर सीधी हो रही है। बहरहाल आप लोगों को ताने ना दें, आप उनको चोर ना कहें, आप उनसे दुश्मनी ना करें। और आज 65 रुपए फी यूनिट है बिजली, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा, मगर बिजली मिल नहीं रही। तहरीक इंसाफ के दौर में 15 रुपए का यूनिट था बिजली का और मिल रही थी, यानी 15 रुपए की महंगी तरीन बिजली पीटीआई बेच रही थी, और आज 65 रुपए की सस्ती बिजली शहबाज शरीफ बेच रहा है। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैं याद दिलाता हूं दानिश्वरों को और साफियों को जो माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ देते थे कि ये यूनिट 16 रुपए का हो गया, अब बताओ, अब 65 रुपए का हो गया, अब बताओ, बोलो अब इसके ऊपर। तो ये जो है 9 मई के ऊपर करारदादें भी आ गई नादरीन, पंजाब में और सिंध में आई जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और जो खैबर पख्तूनख्वा में आई वो ये आई कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। ये करारदाद आई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वो कसरत से वहां पे मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा जी कि और 9 मई के वाले से बातचीत और बाकी चीजों में बातचीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज़रीन एक मरतबा फिर मुकर गई है, यानी पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा आसरा कराती है पीएमएलएन को हुकूमत में आ जाएंगे, लेकिन फिर जब हालात देखती है तो फिर भाग जाती है। तो अब तक इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि बजट से पहले हमें कहा गया कि आप शामिल हो जाए हुकूमत में, तो हो सकता है कि बजट के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल ना हो। यानी पीपल्स पार्टी के जो वफूद हैं वो शहबाज शरीफ से मिलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा तो है, इक्तदार में वजारतें नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं कि कल को वो ये स्टेटमेंट देंगे जनाब हमने तो इनको इसलिए वोट दिया था कि ताकि जमहूरियत का पहिया चलता रहे, और हमने इनको फ्री हैंड दिया कि तुम डिलीवर करो। ये मेरे जुमले याद रखने हैं आपने। पीपल्स पार्टी अगर इक्तदार का हिस्सा ना बनी तो वो ये कहेगी कि हमने तो इनको फ्री हैंड दिया था, सारी वजारतें ले लो, इनको भीख के अंदर वोट भी दिया, इन्हें कहा कि जाओ जाकर हुकूमत को चलाओ, ये फिर नहीं चला सके, इनके खिलाफ सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई, हमने इनके पांव मजबूत किए, फिर भी ये हुकूमत नहीं चला सके, हमने वजारतें भी नहीं ली। इस तरह का इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी बाद में प्रोपेगेंडा करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ द गेम है, वो इससे बाहर नहीं है। एक स्टेटमेंट नादरीन जो है वो बड़ा मजेदार है, मरियम नवाज से रिलेटेड है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं और उसके बाद बताता हूं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रही है। मरियम नवाज पे बहुत ज्यादा तनकीद इस बात पे हो रही है कि खातून होकर उसने कई खवातीन को जेलों के अंदर बंद रखा हुआ है, और बार बार उनसे ये बात पूछी जाती है। वो जहां पे जिससे मिलती है, जो लोग बाहर से आते हैं मिलने के लिए, जितने डिप्लोमेट्स आते हैं, वो यही पूछते हैं कि मरियम नवाज साहिबा आप खातून है, औरतों को जेलों में बंद किया हुआ है, ये क्या तरीका है, जो जेलों में बंद औरतें उनको छुड़वाएं। और ये बात डिप्लोमेट्स ने मरियम नवाज को पूछी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिनसे वो मुलाकातें फरमा रही हैं, वो लोग ये कह रहे हैं आकर कि आप ये छोड़े खवातीन को, इनके साथ जुल्म कर रही हैं आप, इंसानी हकूक के ऊपर तो वो बात करते हैं। अब मरियम नवाज का स्टेटमेंट है मुझे कहा जाता है सेकंड कर रही है 9 मई में मुलविस खवातीन को क्यों नहीं छोड़ती, मुल्क से ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को छोड़ने वाली मैं कौन होती हूं। घिनौनी हरकत यह है कि एक एक खातून को कई कई शहरों में एक ही वक्त में मुकदमात में मुलविस कर दिया गया। घिनौनी हरकत यह है कि एक एक औरत के ऊपर ऐसे मुकदमा डाले कि उसने एक एक घंटे के अंदर हजारों मील का फासला तय किया और कई शहरों में तबाही फैला दी। घिनौनी हरकत यह है
जो झूठे मुकदमे आपने दर्ज किए उसकी वजह से 9 मई के असल मुल्जिमान को भी कभी सजा नहीं मिल पाएगी। या तो आप चाहते नहीं है कि 9 मई के असल मुल्जिमान को सजा मिले, और अगर आप चाहते होते कि 9 मई के असल मुल्जिमान को सजा मिले तो आप झूठे मुकदमे दर्ज कर करके 9 मई का वकूआ खराब ना करते। सारे वकूए का बेड़ा गर्क कर दिया और असल मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं, मजाक बनाकर रख दिया सारे केसेस का पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।